आज हमारा ये मॉडर्न इंडिया का चौथा वीडियो है। इससे पहले जो भी वीडियोज बने हैं एंशियंट इंडिया पर, मेडाइवल इंडिया पर और मॉडर्न इंडिया के जो 3 वीडियोज पहले के, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अपने इस वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि यहाँ कौन सी घटना जो है, इन चारों घटना क्रम में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों घटनाओं का जो ईयर है ईयर देखना पड़ेगा। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। दीनबंधु ने नील दर्पण 1860 में लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन 1882 ईस्वी में किया और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सर्विसेज परीक्षा को 1863 में पास किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्रम बनता है ना, उस क्रम में सबसे पहले आता है दीनबंधु का नील दर्पण, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले आते हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज, सामने है विलियम जोन्स। तो दोस्तों बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो जोनाथन डंकन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ आर्थर वेलेजली है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है और अपना आंसर होगा केवल बी, दूसरा यानी कि बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। देखो, वुड डिस्पैच के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इन 3 स्टेटमेंट में बताना है कौन कौन से सही। वुड डिस्पैच, जिसे कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह क्या था, भारत में शिक्षा की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना को किसके अध्यक्षता में, चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 को प्रस्तुत किया गया। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसका सबसे पहला मेन पॉइंट है कि इंडिया में वेस्टर्न शिक्षा यानी कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया जाए, और इसमें भी था कि साथ ही साथ देसी भाषा को भी बल दिया जाए। और इसमें क्या था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को बनाया जाए, जैसे इसमें जो प्रस्ताव में पास हुआ, लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई और इसमें जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्युलर कॉलेज खोले गए। और इस घोषणा पत्र में, क्योंकि हम कोई भी काम लाते हैं, जैसे कोई भी योजना लाते हैं, उसके लिए बजट लगता है यानी कि पैसा लगता है, तो इस घोषणा पत्र में इसके लिए सहायता अनुदान दिए जाने पर ही बल दिया गया। तो ये तो वुड डिस्पैच के बारे में हो गया। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। देखो दोस्तों, पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, ये सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये सही नहीं, इसलिए यहां पर अपना आंसर होगा केवल 1 और 2। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? देखो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? यहाँ 3 चीज दिए हुए हैं। 1813 का चार्टर एक्ट दिया हुआ है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 दिया हुआ है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इसमें क्या आदेश दिया गया कि 1 लाख रुपए भारत में साहित्य ज्ञान विज्ञान पर खर्च किया जाएगा, और इसमें भी बोला गया कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति से नहीं,
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान किया जाए। इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट करता है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो पहला तो सही होगा ही होगा। अब आते हैं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। देखिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एक कमेटी थी जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड मैकाले ग्रांट देते थे 1 लाख रुपए का। इसमें 10 लोग होते थे और ये 10 लोग उस ग्रांट को खर्च कैसे किया जाए उस पर ध्यान देते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। देखिए, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जब 1813 के चार्टर एक्ट में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया, तब इस राशि को खर्च करने के प्रश्न पर विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? क्योंकि जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक था उसमें यानी कि लोक शिक्षा समिति में 2 दल थे। एक दल था प्राच्य शिक्षा का समर्थक, दूसरा दल था आंग्ल शिक्षा का समर्थक। प्राच्य शिक्षा के समर्थक सोचते थे कि भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाए, और आंग्ल शिक्षा के समर्थक क्या सोचते थे कि ये जो रकम है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पर खर्च किया जाए। देखो दोस्तों, आंग्ल शिक्षा वाले अंग्रेजी पर ज्यादा दबाव दे रहे थे, और जो प्राच्य शिक्षा वाले थे वो चाहते थे कि भारतीयों को सिखाया जाए लेकिन उनके भाषाओं में ही सिखाया जाए। इसलिए ये विवाद हुआ, और ये विवाद कब जाके थमा? 1835 में जाके थमा, जब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि वो अपने सीमित संसाधनों को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाए। ये जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वह अंग्रेजी शिक्षा की नींव को सपोर्ट कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? यहाँ पर देखिए, हिंदू मजदूर सभा की जो स्थापना थी वो 29 दिसंबर 1948 को हुई थी। इसके संस्थापकों में बसावन सिंह, अशोक मेहता, आर.एस. रुडकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी तथा टी.एस. रामानुजम प्रमुख थे। आर.एस. रुइकर को इसका अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ये जो है हमारा कौन सा आंसर सही होगा? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। आपको 2 लोगों का नाम खास याद रखना है। आर.एस. रुइकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और अशोक मेहता को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विशेष रूप से चर्चा की? देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 नाम दिए गए: फ्रांसवा बर्नियर, जियो बैपिस्ट टैविनियर, जिया द थेवेनो, एबे बार्थलेमी कारे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जियो बैपिस्ट टैविनियर। वो एक यूरोपीय यात्री थे, वो एक जौहरी भी थे। उन्होंने खास करके भारत के हीरे और हीरो की चर्चा की और कोहिनूर की खासकर से चर्चा की। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा? जिया बैपिस्ट टैविनियर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई है। अब इनको आपको एक सही कालानुक्रम में सजाना है, मतलब आपको इनको सजाना है कौन पहले हुआ फिर उसके बाद से कौन हुआ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले केरला में 1957 में साम्यवादी दल की सरकार बनी थी। उन्होंने उस इलेक्शन में 60 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी को आए थे। तो ये घटना कब हुई? 1957 में। अब हम आते हैं अगले घटना पर। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ रखा गया। तो भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? 1955 में। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। गोवा इंडिया का अंग कब बना? 1987 में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले अब देखो, ये बोल रहा है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम। तो इसका सबसे सही कालानुक्रम क्या होगा? एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में, फिर भारतीय स्टेट बैंक 1955, फिर केरला में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार 1957 में, और 1987 में गोवा इंडिया का अंग बना। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब क्या था, जो लैंड था, लैंड का स्वामित्व यानी कि भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के पास था। जैसे जमींदार, रैयतवाड़ी, ये सब मतलब बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी। इसमें क्या था, जो बेचारे खेत में मजदूर थे उनके पास कोई खेती नहीं था, और जो जो जमींदार थे उनके पास खेती खेत थे। तो जैसी भारत स्वतंत्र हुआ ना, तब 1950 से लेकर 60 के दशक में बहुत सारे कानून सुधार लाए गए, जिससे क्या हुआ कि जो भूमिहीन थे उनको भूमि मिली। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अब आपको बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो तीनों जो स्टेटमेंट मैंने बताए, ये इनमें से कौन कौन सा सही है। 1813 की बात करें तो इस चार्टर एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। देखो, चार्टर एक्ट में क्या था, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट स्थापित किया गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये सही नहीं है, इसलिए अपना आंसर होगा केवल 1 और 2। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ आंदोलन या संगठन दिए गए हैं, उनके लीडर्स के नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन से जो युग्म है वो सही, मतलब कौन से सही मिलाए गए हैं। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी उसके लीडर थे। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर थे। तो ये तीनों के तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना निम्न में से किसके विरोध में की थी। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। श्रीनिवास अय्यर ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा देश में सामाजिक संरचना की स्थापना हेतु आग्रह रखा गया था, इसलिए इसका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। देखो दोस्तों, एम.एन. राय भारत में साम्यवाद के संस्थापक थे। इन्होंने अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने जर्मनी से साम्यवादी पत्रिका बैगार्ड की प्रकाशन किया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बैगार्ड। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रॉलेट एक्ट और बंग भंग। तो दोस्तों, बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा। लखनऊ समझौता 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को पास हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए। और द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले बंग भंग जो कि हुआ था 1905 में, उसके बाद आएगा लखनऊ समझौता 1916 में, उसके बाद आएगा रॉलेट एक्ट 1919 मार्च में, और उसके बाद आएगा द्वैत शासन दिसंबर 1919 में, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। अब आपको बताना है कि बर्रा डकैती जो थी वो कहाँ हुई थी। दोस्तों, 1908 में बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में पुलिस दास के नेतृत्व में, दोस्तों 1908 में बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में पुलिन दास के नेतृत्व में
ढाका अनुशीलन समिति के युवकों ने डाली थी। तो कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहां से? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ। देखो दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ करके की थी, इसलिए इसका आंसर होगा साबरमती से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में मतलब 4 नेता के नाम हैं, उनके सामने इंस्टीट्यूशंस का नाम है। अब आपको बताना है कि किस नेता के सामने का नाम सही है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सत्य शोधक सभा जो है वो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी, न कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसलिए डी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन अपना आंसर होगा। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय सही है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन सही है। जमलाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। सन 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? साराबंदी अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किया था, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि भारत की संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखो दोस्तों, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी, इसलिए स्वराज पार्टी 1934 में इसका आंसर होगा। अब आते हैं 9th। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है उसका रीजन है। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट का जो सपोर्टिंग रीजन है वो सही है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में। देखो, स्टेटमेंट है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, और रीजन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब स्टेटमेंट और रीजन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ये तो नहीं होगा, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था तो ब्रिटेन की प्रभुता तो बनी नहीं रहेगी। हाँ, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति में ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन हुआ, मतलब उनका थोड़ा कंट्रोल था, इसलिए ये गलत है, परंतु आर सही है, इसलिए अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? देखो दोस्तों, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर वो बंबई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की संवैधानिक सभा में चुने गए थे, इसलिए इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। द अनाक्रिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, 1919 जब भी आए आपको सीधे सीधे रॉलेट एक्ट याद रखना, तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन है वह सम्मेलन साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 लंदन में हुआ था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। उसके बाद द्वितीय और तृतीय 2 सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ा सेम चीज के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, एक ही सम्मेलन थे जिसको 3 सत्रों में संपन्न किया गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? देखो दोस्तों, जो कांग्रेस समाजवादी दल थी, इसकी स्थापना 1934 में जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसवान सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला के द्वारा की गई थी। इसलिए यहाँ पर होगा आचार्य नरेंद्र देव आंसर होगा अपना। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक तरफ 4 नेताओं के नाम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इनका होता है ना क्रॉस मिलान करना और सही ऑप्शन के सामने सही जो भी सिलेक्शन हो बताना है। देखो दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, इसलिए पहला का क्या होगा, ए का 4 होगा। एम के गांधी हिंद स्वराज, इसलिए बी का फर्स्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, इसलिए सी का सेकंड होगा। और लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स, इसलिए डी का थर्ड होगा। इसलिए अपना सही आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का थर्ड। नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कि 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा कोई भी सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कोई भी सही नहीं है। देखो, आज वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। आचार्य जे बी कृपलानी 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए ये गलत है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इसलिए भी गलत है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल था वो गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में बना था, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन गलत थे और अपना वो सही था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प दिए, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। देखो, कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, एक अलग और स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में 38% गैर मुस्लिम तथा उत्तर पूर्व में 48% गैर मुस्लिम जनता निवास कर रही थी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना का पार्ट नहीं था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं, उनके सामने 4 नेताओं के नाम दिए हुए हैं, आपको मिलाना है। देखो, गदर पार्टी, ये सबसे इजी है। गदर पार्टी से हम शुरू करते हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो सी का सेकंड ऑप्शन। अब देखो, सी का सेकंड ऑप्शन, सी और डी 2 ही ऑप्शनों में है। अब चलते हैं अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर ने 1904 में स्थापित किया था, तो ए का हो जाएगा 4th। तो अपना जो लास्ट ऑप्शन है, ए का 4th, बी का अनुशीलन समिति श्री अरविंद घोष हो जाएगा, और डी का स्वराज पार्टी, तो हमने स्वराज पार्टी, डी का 3rd सी आर दास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3rd। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर 1904 में, अनुशीलन समिति अरविंद घोष 1907 में, गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, स्वराज पार्टी सी आर दास 1923 में। ठीक है, तो गदर को आप याद रखना, गदर से 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैं बता चुका हूं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फिर से वही है, 4 ईयर दिए गए हैं और 4 ईयर के सामने 4 इवेंट्स दिए गए, आपको बताना है। तो 71वां राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन ए का 4 होगा। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसलिए बी का 3rd होगा। उसके बाद आते 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई, इसलिए सी का होगा 2nd। अब डी का बचा 1st। 1932 ईस्वी में व्हाइट हॉल से 1932 ईस्वी में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक मंचाट की घोषणा हुई, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप 3 ऑप्शन दिए हैं। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया,
ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी है। देखो दोस्तों, अब इसमें बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई और जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये नहीं होगा, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का वो रोल नहीं था। और सर्वप्रथम जन आंदोलन बनने की बात करो तो इससे पहले भी बहुत सारे कांग्रेस कर चुकी थी आंदोलन। चौथा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपना सेकंड और थर्ड सही है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों तब तक आप ये जितने वीडियोज हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और उनको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिवीजन करने में उनको बहुत ही आसानी हो। बने रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।